22 साल की एक बेटी ने माँ बाप को बिना बताए शादी कर ली होती है किसी लड़के से और उसके बाद मथुरा राया थाना क्षेत्र के अंदर यमुना एक्सप्रेस वे की साइड में गड्ढों में उस लड़की की लाश मिलती है और वो भी सूटकेस के अंदर पैक हुई आई। दोस्तों, आजकल जो बच्चे हैं अपनी चलाते हैं और फिर इन चीज़ों का उनको हर्जाना भुगतना भी पड़ता है और फिर लास्ट में यहाँ पर जब खुलासा होता है तो एक ऐसी अजीब बात यहाँ पर पता चलती है। दोस्तों, आप भी सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे और थोड़ी सीख यहाँ पर उन बच्चों को मिलने वाली है जो बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं। वो बच्चे ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और त्रिचिवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के पास जो इलाका लगता है वहाँ के ये लोग हैं। यहाँ पर यह घटना घटित होती है। असलियत बात ये है और शुरू कहाँ से होती है दोस्तों, सर्विस रोड पड़ता है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे पर और मथुरा राया क्षेत्र के अंदर 8 नवंबर 2022 को यमुना एक्सप्रेसवे के पास लाल सूटकेस लोगों को पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो कोई इंसान देखता है भाई सूटकेस में क्या है, और आजकल तो लोग देखते ही पहचान लेते हैं क्योंकि इतने किस्से इतनी कहानियां जो सोशल मीडिया पर सुनते हैं कि भाई लाश को सूटकेस में पैक करके वहाँ पर डाल दिया। तो सूटकेस को देखते ही आजकल के जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ हो सकता है। तो किसी ने उस सूटकेस को थोड़ा खोल कर देखा तो उसके अंदर से एक लड़की का पाँव बाहर आ जाता है और वह एकदम से लड़का जो आदमी था वह डर कर दूर खड़ा हो जाता है। फिर बाकी लोगों को बुलाता है कि भाई देखो ये क्या है इस सूटकेस के अंदर। फिर कोई समझदार आदमी राया थाना क्षेत्र के अंदर पुलिस को फ़ोन कर देता है और उसको बुलाया जाता है। पुलिस आती है, आकर के देखती है भाई सूटकेस है लाल रंग का और इसके अंदर एक लड़की की लाश है। जब लाश को निकाला जाता है तो उसके पाँव सर तक छुआए हुए थे, यानी कि मतलब गोल करके उसको उसमें डाला हुआ था। लड़की की उम्र तकरीबन 22 से 25 साल के आसपास अनुमान लगाया जा रहा था पुलिस के द्वारा। और उसके बाद लड़की ने कपड़े ऐसे पहने हुए थे कि मानो जैसे कोई अच्छे घर की अच्छे परिवार की लड़की है। मगर दोस्तों, जब पुलिस देखती है भाई गोलियों से इसको भूना गया है, 2 गोली उसको मारी गई थी, अब उसकी तुरंत मौत हो चुकी थी। तो उसके कपड़ों की तलाशी ली जाती है कि शायद कोई पता मिल जाए या फिर ये लड़की कहाँ की है, कौन है, इसके बारे में जानकारी मिल जाए। क्योंकि पुलिस ने जो वहाँ पर खड़े हुए लोग थे उनको पूछताछ की थी उनसे कि भाई आप लोग इस लड़की को जानते हैं, लेकिन कोई शिनाख्त यहाँ पर नहीं हो पाती है लड़की की। तो पुलिस कपड़ों की तलाशी लेती है, कुछ नहीं मिलता उनमें से। फिर दोस्तों, जो पुलिस होती है उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि कोई सबूत ऐसा था ही नहीं जिससे एक तो यह पता लगाया जा सके कि यह लड़की कौन है और दूसरी बात ये कि इसकी हत्या की किसने की है हत्या। मगर पुलिस अपने काम में आगे जुटी रहती है। उसके फ़ोटो खींचे जाते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद उनको थानों में सर्कुलेट किया जाता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाली जाती हैं। तो अब तकरीबन 300 सीसीटीवी कैमरे पुलिस वहाँ पर खंगालती है, पर कोई भी किसी का कोई क्लू ऐसा नहीं मिलता है कि कोई लाश को फेंक रहा हो या फिर गाड़ी में से फेंक कर गया हो, गाड़ी का नंबर मिल जाए, ऐसा कुछ भी पुलिस को नहीं मिलता है। कोई फ़ायदा इसका नहीं होता है। तो उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और लाश को मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। अब क्या होता है, 3 दिन के बाद मुखबिर का फ़ोन आता है पुलिस के पास और वह बताता है कि दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली आयुषी यादव है ये जो आपको लाश मिली है। और इसके बारे में मैंने पता निकाला है क्योंकि दोस्तों मुखबिर जो होते हैं वह पैसा लेते हैं और मुखबिरी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे आपके आसपास भी मिल जाएंगे जो चुपचाप पुलिस के मुखबिर होते हैं और पुलिस से उनको पैसे मिलते हैं, किसी भी खबर के बदले में पैसा मिलता है उनको। तो अब आयुषी यादव का नाम यहाँ पर सजेस्ट होता है। तो उसके बाद आयुषी यादव का पूरा एड्रेस पुलिस उस मुखबिर से पूछ लेती है। तो यहाँ पर जो पुलिस होती है सीधा इसके घर पर जाती है और वहाँ जा कर के फ़ोटो इस लड़की के पिता को दिखाया जाता है। तो पिता उस फ़ोटो को पहचानने से मना कर देता है और उसके बाद माँ को दिखाया जाता, माँ भी पहचानने से मना कर देती है। मगर वहीं पर छोटा भाई था इस लड़की का जो 11वीं में पढ़ा करता था, उसको जब फ़ोटो दिखाया जाता है तो वह एकदम से पहचान लेता है कि हाँ जी यह मेरी बड़ी दीदी हैं जिसका नाम है बड़ी दीदी हैं और जिसका नाम है आयुषी। लड़के का नाम था उसका आयुष। अब तो लड़का पहचान लेता, लेकिन माँ बाप ने क्यों नहीं पहचाना, यह भी एक सवाल यहाँ पर उठता है। मगर पुलिस अपनी कार्रवाई आगे करती है। अब यहाँ पर जैसे लड़के ने पहचाना था
कि ये हमारी दीदी आयुषी है और बीसीए में पढ़ती है, 22 साल उसकी उम्र है। तो भाई सीधा सीधा शक माँ बाप के ऊपर हो जाता है। पुलिस उस माँ बाप को उठा लेती है कि तुम्हें अपनी बेटी का नहीं पता, बेटी की शक्ल को नहीं पहचान रहे, क्या मामला है, क्या गड़बड़ है, हमें साफ साफ बताओ। तो अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी की जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राज खुलते हैं, और राज भी क्या खुलते हैं कि सारी कहानी पिता अपने मुंह से बताता है। वह बताता है कि मेरा नाम नितेश यादव है, इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता हूँ, मेरी पत्नी का नाम ब्रिजबाला है और हम दिल्ली बदरपुर मोरबंद के रहने वाले हैं, पीछे से हम यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी का नाम आयुषी है जो कि बीसीए में पढ़ा करती है, 22 साल उसकी उम्र है, और मेरा छोटा बेटा है जिसका नाम आयुष है। आयुष और आयुषी दोनों बच्चे हैं। आयुष 11वीं क्लास में पढ़ा करता है, जिसने लाश को पहचाना था। अब यहाँ पर पूछते हैं कि भाई मामला आगे क्या हुआ था वो बताओ। तो उसके बाद दोस्तों उनको एक बार ले जाया भी जाता है मोर्चरी में कि देखो ये तुम्हारी बेटी है कि नहीं है। तो यहाँ पर वे रोने लगते हैं और पता नहीं उनको कौन सी गिलानी हो रही थी, अभी इस बात का पता लगाना मतलब ज़रूरी था। वह रोने लगते हैं। पोस्टमार्टम घर में जब अपनी बेटी की लाश को सबको देखते हैं तो उनसे फिर से पूछताछ की जाती है। तो वह यही बताते हैं कि जी साहब आयुषी पढ़ने में बहुत होशियार थी, पर वो ज़िद्दी स्वभाव की बहुत ज़्यादा थी। किसी बात को एक बार ठान लेती तो फिर उसको हमारे मतलब हम मना भी करते तो भी वह उस बात को किया करती थी और हमारे मना करने पर रुकती नहीं थी। जैसे कि उसने नीट की परीक्षा पास की थी अभी अभी और वो काउंसलिंग पर नहीं गई थी, कितना बड़ा लॉस उसने उठाया था। पर दोस्तों यहाँ पर पुलिस अब ये पूछती है कि आगे की कहानी बताओ, इसकी लाश कैसे मिली है। तो अब यहाँ पर वह जो दोनों माता पिता होते हैं बताते हैं कि आयुषी जो हमारी लड़की थी उसका एक लड़के से अफेयर हो जाता है जिसका नाम छत्रपाल होता है, जो कि भरतपुर का रहने वाला है पीछे से। फिलहाल वह दिल्ली में ही रहा करता है, पढ़ाई लिखाई किया करता है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि लड़की बिना बताए हमें इससे मिलने के लिए चली जाया करती और फिर बिना बताए ही इसके साथ इसने 1.25 साल पहले शादी कर ली थी और घर वालों को कुछ पता नहीं था। मगर आयुषी ऐसी भी थी, जिद्दी होने के साथ साथ वह किसी बात को छुपाती नहीं थी और फिर एक दिन आकर के अपने मम्मी पापा से कह देती है कि मैंने शादी कर ली है, चुपचाप उन लोगों से चुपचाप होकर के। यह बात सुनते ही माँ बाप तो तिल मिला जाते हैं कि तुमने शादी जैसा बड़ा फैसला बिना हमें पूछे 1 मिनट में कर लिया, तुम कैसी बेटी हो। और फिर इनके घर में झगड़ा होता है। अब तो झगड़ा होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आयुषी यहीं पर इन्हीं के घर में रहा करती है। लड़के से शादी भली कर ली है लेकिन वह लड़के से सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह मिलने के लिए जाया करती है और शाम को अपने घर पर आ जाया करती है। लेकिन इधर उस लड़के ने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि उसने किसी लड़की से शादी कर ली है। तो अब जब माँ बाप को पता चलता है कि लड़के ने अपने घर वालों को भी नहीं बताया और तुम दोनों ने शादी कर ली और तुमने हमें बता दिया, अब बताओ तेरा भविष्य कैसा होगा। अगले के माँ बाप अगर तुझको एक्सेप्ट ना करे तो फिर तू कहाँ जाएगी, और लड़का भी कल को तुझे छोड़ दे तो कितनी बदनामी होगी, साथ में तुम्हारी बदनामी होगी और साथ में हमारी बदनामी होगी। इस तरह की बातें उनके घर में चला करती और इन्हीं बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ माँ बाप आयुषी के साथ कर दिया करते और आयुषी भी उनसे लड़ जाया करती कि मेरी मर्जी में जहाँ चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, तुम मुझे होते कौन रोकने वाले। इस तरह से इनके बीच में झगड़ा चला करता था और बिना बताए आयुषी अब घर से जाने लगी थी, क्योंकि अब तो उसका पति था जो जिससे शादी की थी। माँ बाप मना करते कि उससे मिलने के लिए नहीं जाना है, जो शादी कर ली उसको चुप रहने दो, हम शादी नहीं मानेंगे। लेकिन आयुषी अभी भी नहीं मान रही थी। अब भी माँ बाप से लुभ कर मतलब छुप करके लड़के से मिलने के लिए चली जाया करती। तो माँ बाप उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना चाहते थे कि इस शादी को भूल जाओ, हम तुम्हारी अच्छे से शादी करवाएंगे। लेकिन लड़की कहाँ भूलने वाली थी जनाब, वो तो अपने नए नवेले पति के साथ सुहागरात मनाया करती हुई होटलों में रोज़ उनकी सुहागरात मना करती थी। अब इसी चीज़ से परेशान होकर के एक दिन की बात है, घर में बेटा तो था नहीं जो 11वीं क्लास में पढ़ता, वो तो स्कूल गया था, ना ही इसकी पत्नी थी जिसका नाम है ब्रजबाला। घर पर सिर्फ नितेश यादव था, बैठा हुआ था, सोच विचार कर रहा था कि हमारी बेटी ने कैसे हमारी नाक कटवा दी, आज भी बिना बताए चली गई है। और फिर दोस्तों बिना बताए गई तो थी, लेकिन फिर तभी वह लड़की आयुषी घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद पिता कहता है तुम फिर चली गई बिना बताए। आयुषी कहती है तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले, मेरे पीछे मत पड़ा करो पापा, मुझे अपनी मर्जी से जीने दो। इस तरह की वो बात करती है। लेकिन आज पापा बिल्कुल पूरा मन बनाए हुए था और अपनी जो लाइसेंसी रिवॉल्वर होती है उसको निकाल कर लाता है और अपनी बेटी के ऊपर 2 गोली मार देता है। अब दोस्तों वह मकान जो था वह थोड़ा अलग था, लोगों से हट करके किसी को गोली की आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है, अंदर वाले कमरे में मारी थी। अब जैसी वह बेटी मर जाती है, ज़मीन पर गिर जाती है, तो इसकी पत्नी ब्रजबाला जो कि बाजार गई थी वह घर पर आती है।
है। घर पर आकर कमरे में खून देख करके वह तो एकदम से चक्कर खाकर गिर जाती है। मगर जो पति होता है नितेश यादव, वह कहता है कि मैंने काम कर दिया, इसने जीना हराम कर दिया था हमारा और तुम्हारा, अब इसको ये भगवान के पास चली गई, अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी हमें, हम आराम से रहेंगे। अब तो दोस्तों यह देख करके जो ब्रजबाला होती है, करे भी तो करे क्या, वो भी कहीं ना कहीं परेशान थी अपनी बेटी से, रोज़ रोज़ बिना बताए भाग जाया करती, उसको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। अब ब्रजबाला और नितेश यादव कहते हैं कि इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं, इसका अंतिम संस्कार कर देंगे गांव ले जा करके, और उसके बाद इसका जो सूटकेस के अंदर इसकी लाश को पैक किया जाता है, बहुत बड़ी पॉलीथीन मंगाई जाती है जिससे कि सूटकेस में से कोई ब्लड वगैरह बाहर ना आए, बाहर आ गया तो रास्ते में कोई पहचान लेगा या फिर कोई देखेगा तो पता लग जाएगा। और फिर पॉलीथीन में पैक करके लाश को सूटकेस के अंदर, लाल सूटकेस होता है उसके अंदर भर दिया जाता है और फिर गाड़ी में रख करके ले जाने लगते हैं अपने गाँव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास। लेकिन दोस्तों जाते जाते रास्ते में इनको दिन निकल आता है और फिर इनको डर लग जाता है। यमुना एक्सप्रेस वे, गंगा नदी जो वृंदावन है, पहले वहाँ वृंदावन जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, मतलब ये रास्ता भूल जाते हैं एक तरह से। आजकल नए नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं ना, तो पहले वृंदावन पहुँच जाते हैं, फिर एक्सप्रेस वे पर जाते हैं, फिर ये भूल जाते हैं कहाँ जाना है। और उसके बाद ये हड़बड़ी में दिन निकल जाता है कि अगर किसी से पूछेंगे या फिर पुलिस वालों को पूछेंगे तो वो चेक भी कर सकते हैं। और फिर इस लाश को वहीं पर यमुना एक्सप्रेस वे पर बगल में साइड में वहीं पर डाल करके यह अपने घर चले जाते हैं वापस। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह खुलासा होता है। इस तरह से इन माँ बाप ने अपनी बेटी की ही हत्या कर दी होती है, जो बेटी इनकी बात नहीं मान रही थी। अब बेटे को पता नहीं था कि माँ बाप ने बड़ी बहन की हत्या कर दी है। जब पुलिस फ़ोटो दिखा रही थी तो माँ बाप ने मना कर दिया था पहचानने से कि हम नहीं जानते जी इसको, लेकिन बेटा पहचान लेता है। उसको क्या पता था कि घर के अंदर आखिर क्या मामला चल रहा है। और तभी पुलिस को शक होता है माँ बाप के ऊपर और फिर माँ बाप को पूछताछ के लिए तैयार किया जाता है कि तुम लोग क्यों नहीं पहचान रहे अपनी बेटी को, इसका मतलब मामला तुमने ही गड़बड़ किया है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर राज खुलता है और पता चलता है एक हत्या के बारे में, जो कि सुनसान लाश मिली थी, किसी को पता नहीं था कि ये कौन है। तो ऐसे कई बार जब बच्चे नाफरमानी करते हैं या फिर बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं तो भैया कोई कोई माँ बाप तो सहन कर जाता है, लेकिन कोई कोई माँ बाप सहन नहीं कर पाता है और फिर ऐसा कदम उठा लेता है जैसा कदम इन माँ बाप ने उठाया। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, भैया माँ बाप अपने भले के लिए कहते हैं, कोई भी माँ बाप हमारी बुराई के लिए नहीं कह सकता। और माँ बाप किससे का कहना ना मान करके आप लोग अपने आप को आज़ाद समझ रहे हो। आज़ादी नहीं है। जब माँ बाप नहीं होते हैं ना, सर पर हाथ उठ जाता है, सर से हाथ उठ जाता है, तो फिर पता चलता है कि भाई माँ बाप की छत्रछाया क्या होती थी, कितना सहारा मिलता था। और फिर दोस्तों पता लगता है कि आज़ादी तो माँ बाप के राज में ही थी, अब तो बस चक्कर खाना है और मजदूरी करना है। तो ये छोटी छोटी बातें समझने की बातें, इनको समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और कई बार दोस्तों लड़के लड़कियां अपनी मनमर्जी करते हैं, मनमर्जी करने के चक्कर में वे अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से, जो कि लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से, लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धीरज बर्नवाल लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं और हमें खूब अप्रिशिएट करते हैं और हमारे वीडियोज़ पर लगातार बने रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी मोनू भाई हैं, जो कि लगातार कमेंट करते हैं, मोनू जैन, और उनकी भी कमेंट लगातार हमारे वीडियोज़ पर बनी रहती हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, हमेशा अच्छी अच्छी राय देते हैं। दिलीप कुमार पांडे, राम राम जी, आप दोनों भाइयों की कहानी बहुत अच्छी लगती है। यूपी 56 महाराजगंज, दिलीप पांडे, जय श्री राम सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित पटेल, बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से। सुदेश भाई, आप और राहुल भाई जो कॉकरोच पार्टी के बारे में जो कहानी बताए हैं ये बहुत अच्छा लगा। अमित पटेल, बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से। जी बिल्कुल अमित भाई, कॉकरोच पार्टी नहीं, पूरा बवाल मचा हुआ है। बस ये मतलब कहते हैं ना, एक तरह से देश को जलाने की पूरी साजिश है, जिसमें नए नए लड़कों को भड़काया जा रहा है, उनको पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये सपने ऐसे पूरे नहीं होते हैं, गलत रास्ते पर ले जाने का माध्यम है एक तरह से। उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मोहम्मद जागिर कमेंट करते हैं, सर ये जो बीमारी है निफोमेनिया, सेम एक और लड़की के बारे में भी पहले कहानी में बताए हैं और सेम देखे हैं। जी बिल्कुल होगा जी, और एक बार मैंने बताया था, शायद 2-3 साल पहले बताया था या फिर अभी 1 साल पहले बताया था, एक लड़की को भी हुई थी नेफोमेनिया
और उसमें संबंध बनाने की लत लग जाती है। अगर संबंध ना बने तो लड़की मर भी सकती है। और इसमें मतलब जैसे किसी को नशेबाज को नशा ना मिले तो वो तड़पता है, से ही लड़की या लड़का हो वो तड़पते हैं इस बीमारी के अगर हो जाते हैं, यह बीमारी उनको हो जाती है तो। और जब तक संबंध नहीं बना लेते हैं तब तक बात नहीं बनती है। उसके बाद रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, सागर कुमार हैं, उकेश परिहार और कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, प्रवीण बघेल से पुरी से, शरद कुमार हैं, सब्बू शेख कमेंट करते हैं आजमगढ़ से, इंद्रेश कुमार हैं प्रवीण बघेल से पुरी से, समाधान पाटिल महाराष्ट्र से और सिंटू हिना SK बहुत दिन से आपकी कहानी नहीं सुन रहा था और समय नहीं मिल रहा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है सिंटू जी। हाँ, पहले काम ज़रूरी होता है, कहानियाँ तो बाद में भी सुनी जा सकती हैं, रिकॉर्डेड होती हैं। और इसके बाद हमारे साथ हैं जी नामदेव कोहली, लगातार कमेंट करते हैं और हमारे साथ कमेंट करते हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।